जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है जिसमें मेरे गेस्ट हैं जुनेद, जो कि एक रियल स्टेट एजेंट हैं इन कनाडा। और आज वो हमको बताएंगे कि किस तरह से आप जो है वो एक रियल स्टेट एजेंट बन सकते हैं इन कनाडा। दिस इज़ काइंड ऑफ एन अल्टीमेट साइड हसल। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी इवन डे जॉब्स हैं और वो on the side they are real estate agents just to make some side income as well. By the way, this is very typical of Canada because Canada may, given the cost of living is very high, income levels are relatively low. हर दूसरा इंडिविजुअल जिसको मैं जानता हूँ, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ साइड बिजनेस. नाउ दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. वाइल वी आर डूइंग इट और पीपल आर डूइंग इट जस्ट बिकॉज इट्स पेनफुल टू पे योर बिल्स, बट उसका अच्छा फ़ायदा ये है कि इसके रिटर्न्स एसिमेट्रिक रिटर्न्स होते हैं. लाइक यू कैन ग्रो दैट बिजनेस ऑन द साइड एंड कैन इवेंचुअली लीव योर जॉब ऑल टुगेदर. व्हेन योर इनकम लेवल्स आर रिलेटिवली हाई, आपको लगता है बस ये इनकम अच्छी है और मेहनत करने की क्या ज़रूरत है साइड पे, और फिर आप सारी ज़िंदगी उसी इनकम के ड्रग में फंसे रहते हैं. सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. तो जुनेद हमको समझाएंगे किस तरह से आप जो है वो रियल स्टेट एजेंट बन सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या चैलेंजेस हैं. नाउ बिफोर गोइंग इनटू द पॉडकास्ट, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें. सो होता है कि मैं मोटिवेटेड रहता हूँ और मैं क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ कंटेंट की जो मैं इस चैनल पे पोस्ट करता हूँ. और मोर इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ बतूल कंटेंट पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे यहाँ सेटल हुआ जाता है और कैसे एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजारी जाती है. नाउ लेट्स गेट रोलिंग इनटू द पॉडकास्ट. जुनेद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. सो पहले आप ये कर दें कि अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि लोगों को पता चल जाए आप हैं कौन, आपकी क्या सर्विसेज हैं. और फिर जिस तरह मैंने शुरू में इंट्रोड्यूस किया कि हम बात करना चाह रहे हैं कि एक रियल स्टेट एजेंट किस तरह बना जाए, और स्पेशली अगर किसी को एज अ साइड हसल या साइड इनकम इसको मेंटेन करना हो तो उसके क्या चैलेंजेस हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और उसको किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है. बट इन सब डिटेल्स में जाने से पहले योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट. थैंक यू. थैंक यू बैरोज। मेरा नाम जुनैद है और मैं कनाडा में लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट हूँ, बेस्ड इन टोरंटो, GTA। थैंक यू जुनेद. सो जुनेद इज़ अ पर्सन जिन्होंने मेरी भी जो है वो प्रॉपर्टी दिलवाई है उन्होंने जब मैं कनाडा में परचेज़ कर रहा था. सो फॉर एनी वन लुकिंग फॉर रियल स्टेट एजेंट विद गुड एक्सपर्टीज ऑन द मार्केट, जुनेद इज़ द गाय. बट थैंक यू एनीवे बैरोज। जुनेद, लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक व्हिच इज़, आप मुझे प्रोसेस पहले बता सकते हैं कि एक रियल स्टेट एजेंट बनने का क्या प्रोसेस है. और अगर जब आप प्रोसेस बताएं, लाइक वुड बी नाइस इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम A to Z, और उसमें टाइम और कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि अमूमन लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, पैसे कितने लगेंगे. जी बिल्कुल। सो रियल एस्टेट लाइसेंस लेने के लिए ओंटारियो की बात करें, इज अ प्रोविंस जो सूबा है कनाडा में। अल्बर्टा बाकी जो सूबे हैं उसके उसके अलग सिमिलर प्रोसेस होगा, बट देयर उसके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। बट ओंटारियो की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओंटारियो में एक रियल एस्टेट काउंसिल ऑफ ओंटारियो है जो कि रेगुलेट करती है, ठीक है ना। और वो बेसिकली उन्होंने हम्बर कॉलेज, जो है कॉलेज है यहाँ पर लेक शोर पे, दो तीन कैंपस है उनके ओंटारियो में, टोरंटो, मिसागा, ओकविल। वो वहाँ पर उसके कोर्सेज कराते हैं। उसमें बेसिकली कोर्सेज से पहले आपको एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है, जो रजिस्टर विद द रियल एस्टेट काउंसिल ऑफ ओंटारियो। उसके लिए आपको मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज, आपको हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए या इक्विवेलेंसी चाहिए अगर आप बाहर से इमिग्रेशन आ रहे हैं, यहाँ से हाई स्कूल नहीं पढ़ा हुआ आपने। और उसके बाद आपको PR या वर्क परमिट होना चाहिए कम से कम, विजिट वीजा पे नहीं काम हो सकता है। उसमें बेसिकली आप जब हम्बर कॉलेज में रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर बेसिकली 4 एग्जाम्स होते हैं, 5 कोर्सेज हैं और 2 सिमुलेशन है। दे आर उनकी डिफरेंट 5 कोर्सेज की पढ़ाई करनी पड़ती है, साथ में 2 सिमुलेशन होते हैं जो कि प्रैक्टिकल सिमुलेशन प्रोग्राम्स होते हैं, और उसके साथ आपको 4 एग्जाम देने पड़ते हैं, ठीक है ना। और टिपिकली वो 12 से 18 महीने का प्रोसेस है, डिपेंड करता है आप कितने जल्दी कर सकते हैं। 12 से 18 महीने आपको लगते हैं, और उसमें जो कॉस्ट पड़ती है उसमें स्टडी मटेरियल है, रजिस्ट्रेशन फीस है, एजुकेशन एग्जाम वगैरह फीसें मिला के 5 से 6 हज़ार कैनेडियन डॉलर। ठीक है, तो ये मुझे इन बताएं इन ब्रीफ समरी। दैट्स गुड. सो आप मुझे बताएं सिमुलेशन एग्जाम की. सो एग्जाम किस टाइप के होते हैं, मतलब क्या पेपर में कोई मैथ पढ़नी पड़ती है, इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, लॉ पढ़ना पड़ता है, लाइक व्हाट आर द एग्जाम्स अराउंड. और ये आपने सिमुलेशन बताया वो क्या है. और दूसरा फिर पढ़ाई के हिसाब से ये भी बता दें कि ये कहाँ से आप रेकमेंड करते हैं, क्या रिसोर्सेज यूज़ की जाएं ये सब पढ़ने के लिए. देखिए उसमें जो हम्बर कॉलेज से ही रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। और हम्बर कॉलेज बेसिकली ऑनलाइन टूल्स प्रोवाइड करता है आपको, स्टडी मटेरियल देता है, बुक्स हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं। उसमें आपके बाकायदा स्लाइड्स होती हैं जो मटेरियल होता है। उसमें ले से लॉ से लेकर मॉर्गेज लॉ, वैल्यूएशंस, कैलकुलेशंस, टेक्निकल बिल्डिंग के बारे में, किस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, किस तरह के टाइप्स हाउस होते हैं यहाँ पर,
they basically give you a complete perspective of पूरा पूरा आपको जो नॉलेज चाहिए टू बिकम तो आपको रजिस्ट्रेशन एजेंट बनने के लिए, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को, चाहे बायर्स हो, सेलर्स हो, या जो टेनेंट्स हो या लैंडलॉर्ड्स हो, उनको आप कैसे हेल्प कर सकें। बिकॉज ये नहीं है कि सब आप जाके उसमें घर देख के वो आप एक नंबर्स बना के ऑफर डाल दें। उसमें ऑफर कैसे बनानी है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं, उसमें फुल फुल प्रोसेस है, फुल सारी सारी नॉलेज आपको कोशिश करते हैं कि आप उस नॉलेज को एक्वायर करें, ताकि जब प्रैक्टिकली आप रियल एस्टेट एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को, तो आप पूरी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। सिमुलेशन में ये होता है कि इसमें के लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल आपको एक सिनेरियो दिया जाता है ऑनलाइन, वो उसमें आप जाके उसमें अपना प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसमें एग्जाम देते हैं। मैंने जो किया था वो इससे पहले की रिजीम में किया था, उसको थोड़ा डिफरेंट था, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो मुझे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि सिमुलेशन में क्या होता है, बट सिमुलेशन जो मैंने समझा है उसमें ये होता है कि उसमें आप प्रैक्टिकली आपको सिनारियोज दिए जाते हैं, उसमें केस स्टडी तरह आप स्टडी करते हैं उसमें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब मुझे बताएं 12 से 18 महीने क्यों लगते हैं इसमें? ये उसमें पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई के बाद फिर आपको उसको, बिकॉज पढ़ाई के साथ साथ फिर आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, तो पढ़ाई में आपको टाइम लगता है ना, जो मटेरियल बहुत होता है। ठीक है ना, उसमें अगर आपको अगर 5 कोर्सेज लेने हैं और 2 सबमिशन करना है, और फिर उसमें 4 एग्जाम देने हैं, तो 4 एग्जाम देने से पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उन कोर्सेज को पढ़ना पड़ेगा, सिमुलेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो डिफरेंट स्टेप है, 1 2 3 4 5 एंड देन 4 एग्जाम है। तो उसमें बेसिकली उस एग्जाम को देने के लिए, पास करने के लिए 75% मार्क्स से मार्क्स होते हैं। सो उसमें पास करने के लिए आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, उसको रिटेन करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सॉरी। करेक्ट, करेक्ट। हम्म। तो 12 महीने अगर आपने जो है वो जल्दी पेपर क्लियर कर लिए और जल्दी एग्ज़ाम दे दिए, और 18 अगर आपको, आपने कहा कि पढ़ाई में ज़्यादा टाइम लगा, हाँ, तो प्रॉब्ली 18 भी हो सकता है। उसमें ये भी होता है कि फुल टाइम नहीं होता, या आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि जिस पर साइड हसल, राइट। सो अगर आपकी डे जॉब है, तो उसमें फिर आप इसे करस्पॉन्डेंस एग्जाम भी होता है, इसमें कोई आप जाके क्लास अटेंड नहीं करनी पड़ती है, आप ऑनलाइन सारा काम होता है। ठीक है ना। तो उसमें आप यू डोंट हैव टू लाइक डेडिकेट योरसेल्फ, पूरा का पूरा फुल टाइम नहीं करना पड़ता। आप उसमें आप अपनी जो दूसरी जॉब के साथ भी चला सकते हैं, उसमें ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, बगैर आपकी फैमिली है और भी कमिटमेंट्स है। तो ठीक हाँ, है। अच्छा, अब ये बताएं कि रेवेन्यू अच्छा, इसके जनरेट। बाद सॉरी, इसमें जो एग्जाम के बाद पास करने के बाद आपको फिर रिको रिको जो रजिस्टर्ड काउंसिल ऑफ ओंटारियो, उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। एग्जाम एग्जाम इज वन, एक हिस्सा है उसका, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि इस पर टाइम कंज्यूम है। वो जब एग्जाम पास कर ली सारे आपने, और वहां से आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद आप रिको में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि आपने एग्जाम पास कर लिया। रिको आपको एज रिकॉग्नाइज करेगा एज रजिस्टर्ड लाइसेंस एजेंट, आपको लाइसेंस इशू करेगा। उसके साथ साथ आपको एक ब्रोकरेज को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज आप एज ए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आप ऑपरेट नहीं कर सकते। आपको किसी रियल एस्टेट ब्रोकरेज के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको एसोसिएट करना पड़ेगा एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। वो आपकी फुल टाइम जॉब नहीं होती, कोई सैलरी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको अपने एक ब्रोकरेज के साथ असाइन करना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। उसकी वजह ये होती है कि जो ब्रोकरेज होता है वो सारा गवर्न करता है रिको के साथ मिलके। जो भी यहाँ बाइंग सेलिंग रेंटिंग होती है, वहां पर ट्रस्ट अकाउंट इश्यूज होते हैं, जो भी रेगुलेशन होते हैं, जो ब्रोकर रिकॉर्ड होता है वो आपको मॉनिटर करता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसकी जो एजेंट्स हैं वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा क्लाइंट्स को, राइट। तो उसमें ये सब करना पड़ता है आपको, इसलिए आपको ब्रोकर ज्वाइन करनी है। और उसके साथ आपको रिको से इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है, और एरर्स एंड ओमिशन इंश्योरेंस, जो लायबिलिटी इंश्योरेंस आपको कनाडा में पता है ना, कि अगर कोई कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर अपने सर्विस में कोई मसला हो जाए, क्लाइंट आपकी कंप्लेन कर दे, तो इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम अगेंस्ट एनी कंप्लेन, एनी लीगल कॉस्ट और एनी एनी अदर स्टफ। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, हाँ, इसके लाइसेंस ले बाद लिया। रिको रजिस्ट्रेशन हो गई, उसके साथ फिर आपने रिको का भी अ, एक छोटा सा प्रोसेस होता है, जो आईबीसीक्यूज वगैरह होते हैं, तो वो आपको पास करना पड़ता है। उसके बाद आप लाइसेंस मिल जाता है, और फिर उसके बाद हर 2 साल बाद आपको उसका रिन्यूअल होता है। तो उस 2 साल में भी आपको सीपीआर पूरे करने पड़ते हैं, कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं, टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद चेंजेस इन द रेगुलेशन। जो भी लॉ में चेंज होता है, जो रेगुलेशन अपडेट होता है, वो आपको हर 2 साल रिन्यू, वो अगर आप नहीं पास करेंगे तो आपको रिन्यूअल नहीं होगा। सिर्फ पैसे देने, सिर्फ फीस देने से कुछ नहीं चलेगा, कि आपको आपको अपडेट भी रहना पड़ता है। और उसमें अगर किसी ने शिकायत कर दी, कुछ हो गया, तो उसमें फिर आपको भी वो आपसे पूछा जाता है कि आपको शॉकर्स नोटिस आता है कि इस पर एक कंप्लेन आई है, तो उसमें आप कैसे आपने रिस्पॉन्ड करते हैं। तो दिस होल प्रोसेस इज लाइक एनी अदर प्रोफेशन,
कि आपको हर 2 साल में आपको रिन्यू करना पड़ेगा, उसमें आपको डिफरेंट तरह के कोर्सेज लेने पड़ेंगे, उसमें भी आपको एमसीक्यूज होते हैं टू टेस्ट यू कि भाई आपने उससे पढ़ाई की है, आपने रिटेन भी कुछ किया है। करेक्ट, मेक और फिर सेंस। उसकी एनुअल फीस होती है, जो कि आप रिन्यूअल फीस भी होती है, जो हर मेंबरशिप फीस होती है तो और अब चूंकि आप इंश्योरेंस। अभी आप चूंकि फीस की बात कर रहे हैं, तो ये बताएं कि अगर मैं कोई मेरी अगर इफ़ आई गेट द लाइसेंस, गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड, सारे एग्जाम दे दूं, तो मेरी सालाना फीस कितनी होगी? कॉस्ट क्या है मेरी? तो ये जो रिको है, रजिस्टर्ड काउंसिल ऑफ ओंटारियो, उसकी जो तकरीबन $600 फीस है साल की, कैनेडियन। ये सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी है, उसकी फीस है। इसके बाद अब यहाँ पर डिफरेंट बोर्ड्स हैं, टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड, मिसागा रियल एस्टेट बोर्ड। बिकॉज आप जो लिस्टिंग करते हैं एमएलएस, जो आपने देखा होगा, मल्टीपल लिस्टिंग सिस्टम, या बाकी जो हमारे जो सारे लिस्टिंग सिस्टम है, फिर आपके जो बुकिंग अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम्स हैं, जो ऑफर डॉक्यूमेंटेशन, पूरा डॉक्यूसाइन वगैरह, उसकी उस सब के एक्सेस लेने के लिए उसकी अलग फीस है। वो तकरीबन 1,000, 1,200, 700, 800 पड़ती है। उसके बाद उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस शुरू किया है, हर मेंबर्स को मेडिकल इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, तो उसकी 600-700 है। तकरीबन 2-2,500 साल के इंश्योरेंस मिला के, रिको की मिला के 2-2,500 साल की वो फीस बन जाती है। तो ये 2 ढाई हज़ार देने ही देने, बेशक इफ़ यू आर अर्निंग और यू आर नॉट अर्निंग, ये तो आपका एक्सपेंस है ही। हाँ, बिकॉज अगर आपको एज ए लाइसेंस ऑपरेटर ऑपरेट करना है तो वो आपको देनी है। ठीक है, इसके बहुत से लोग क्या अलावा करते हैं, बहुत से लोग क्या एग्जाम पास किया, जो हम साइड, अब मैं तो फुल टाइम करता हूँ, तो दिस इज माय डे एंड नाइट जॉब, दिस इज, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। आई डू एडवाइजरी ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टफ, बट आई डोंट डू अ परमानेंट लाइक अ डे जॉब 9 to 5, राइट? दिस इज माय ब्रेड एंड बटर। तो लेकिन जो पार्ट टाइमर्स हैं, वो मोस्टली बहुत से लोग करते हैं कि यार मैं एग्जाम पास कर लेता हूँ, अगर कोई डील आ गई तो कर लूंगा, नहीं हुई तो नहीं करूंगा। या अपना घर लेना हो, खरीदना हो, तो उसमें आपने कर लिया। या आपने कि दोस्त यारों से कोई अगर एक दो डीलें कर ली, तो उसमें शुरू में जब जब काम था तो उन्होंने फर्स्ट से लाइसेंस लिया, फीस पे की, एक दो डीलें कर ली। इसके बाद उन्होंने देखा कि अब अगले साल डील फ्लो नहीं है उनके पास, या कोई कोई और क्लाइंट नहीं है उनके पास, तो फिर उसको पार्क कर देते हैं, दे डोंट रिन्यू द रजिस्ट्रेशन। उसमें एक रिको की रजिस्ट्रेशन आप रिन्यू करते रहे, ट्रैप की पैसे ना दें। तो $500 600 मिनिमम है। उसमें भी शायद कुछ होगा ऑप्शन कि आप उसको सस्पेंड कर दें फॉर सम टाइम एंड देन रिन्यू इट। फिर दोबारा वापस जाएंगे तो उसमें क्या प्रोसेस होगा मुझे नहीं पता उसका, बिकॉज मैंने तो हमेशा रिन्यू किया, और आई बीन कंटिन्यूअसली वर्किंग लास्ट 5 years, जब से मैंने शुरू किया था। तो बट ऑफ कोर्स द रिको की वेबसाइट पे यू कैन ऑलवेज फाइंड दोस क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और इसमें एक जो ब्रोकर एजेंसी जिसके साथ आप एफिलिएटेड हैं, उनको भी कोई फ़ी कांस्टेंट देनी पड़ती है या नहीं? उसमें हर ब्रोकेज के डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। कुछ ब्रोकेज आपको मंथली चार्ज करते हैं, $100, $200, $300। कुछ डॉलर नहीं चार्ज करते, कुछ ब्रोकेज नहीं चार्ज करते। वो बेसिकली फिर आपकी जो भी आप पैसा अर्न करते हैं कमीशन, उसका सर्टेन परसेंटेज होता है, फ्रॉम 5% to 20%, 80 to 90%, 95% आपके पास रहता है। तो उसमें एडवांटेज ये है कि इफ यू आर वर्किंग योरसेल्फ, यू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दैट। इट्स नॉट कि आपको सिर्फ सैलरी मिलेगी और बाकी सब उसको चले जाएगा। जो भी आप अर्न करेंगे उसका मेजोरिटी, आपको जो पोर्शन है वो आपके पास ही रहता है। करेक्ट। चलें, अब अर्निंग पे आ जाते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं अर्निंग कितनी होती है? लेट्स से एवरेज हाउस सेल क्या होती है ओंटारियो में, उसकी एवरेज प्राइस क्या होती है, और उस पे आप कितना कमा लेते हैं आप रेवेन्यू, और फिर उसमें डिडक्शंस कितनी है? से अब रफ आइडिया। इसमें उसमें डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी अपार्टमेंट बेचा है, कल ही आज ही सुबह डील, कल रात को डील फाइनलाइज की है। 1 bedroom अपार्टमेंट है हैमिल्टन में, डाउनटाउन में, 3.25 लाख का, 300, $3.25 लाख का, राइट? तो ये होते थे पहले 4 सवा 4 लाख डॉलर के, राइट? तो अब ये $1-1 लाख सब नीचे आ गए, ठीक है ना? और ये अपार्टमेंट और घर से लेकर ये आप 2 3 4 5 मिलियन तक जाता है, राइट? जो टिपिकल मोस्टली ट्रांजेक्शन होती हैं वो बिटवीन द स्वीट स्पॉट, जो है ना, जो मेजोरिटी ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो 5 लाख से लेकर $1.2 मिलियन तक, जहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। बिकॉज यू नो अपार्टमेंट्स हो गए, घर हो गए, तो मिलियन से अंडर जितने भी घर हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, उनकी जो टर्नओवर भी ज्यादा है। ठीक है, ठीक मिलियन है। से ऊपर जाते हैं तो 1.15 इस तरह से। उसमें परसेंटेज वाइज ये होता है कि आप टोटल कमीशन होता है जो आप सेलर हमेशा पे करता है, बायर कुछ नहीं पे करता। ठीक है, जब भी आप सेल करेंगे आप कमीशन पे करेंगे, जब आप बाय करेंगे तो आप कुछ नहीं पे करेंगे। बिकॉज सेलर अपने एजेंट को भी पे कर रहा होता है, वो जो लिस्टिंग एजेंट है, और जो बायर एजेंट को भी पे कर रहा होता है। उसमें रेंज करता है फ्रॉम, टोटल कमीशन जो है 3.5% to 5%, डिपेंड करता है कि आप उसमें सर्विसेज क्या इंक्लूड है उसमें। बिकॉज
बहुत सारे लिस्टिंग एजेंट सिर्फ लिस्ट कर देते हैं, कुछ और नहीं करते। बहुत सारे लिस्टिंग एजेंट उसको लिस्ट करते हैं, फिर उसमें स्टेजिंग करते हैं, फिर डिजिटल मीडिया होता है, मार्केटिंग होता है, तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। बायर साइड पे 2 to 2.5% होता है हमेशा। कुछ सिटीज 2% देती हैं, ट्रेंड है, कुछ में 2.5% बाय साइड पे। तो टोटल 2.5 प्लस 1%, 1.5% सेलर साइड, तो 3.5%, सो 4%। तो आप ठीक है। 4% रफली देख लें। और ये 4% सारा आपकी पॉकेट में आता है नहीं नहीं, या किसी के उसमें पॉकेट? बायर्स एजेंट को जाता है 2.5%, 2.5, और सेलर एजेंट को 1% to 1.5%। अच्छा, सो एट बेस्ट आपके पास जो है वो 1.5 से 2.5 आएगा, अज्यूमिंग आप या बायर हैं या सेलर हैं। अगर तो आप हम्म। दोनों हैं तो प्रॉब्ली यू कैन टच 4%, बट अगर आप एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हाँ 1.5 से 2.5। हाँ, उसमें हमारी कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। सिर्फ ये नहीं कि सारा का सारा प्रॉफिट है ये, बिकॉज आपका रेवेन्यू है ये, बट देन योर एक्सपेंसेस, योर टाइम यू स्पेंड योर टाइम, राइट? जैसे आप जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, they get the salary for the time spent, right, and service delivered। या फिर या उसके बाद आपका उसमें स्टेजिंग कॉस्ट होती है, जो आप फर्नीचर स्टेज करते हैं। उसके बाद आप फोटोग्राफी कराते हैं, वीडियोस बनवाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, फिर आप उसमें मार्केटिंग कॉस्ट स्पेंड करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। तो और उसके बाद जो आपकी कम्यूट कॉस्ट है, एंड द टाइम एंड एफर्ट, उसका कहीं कहीं हफ्ता लगता है, कहीं कहीं 3 3 4 4 महीने लग जाते हैं घर बेचने में। और फिर इसमें आपको कॉल्स आ रही हैं, आप मैनेज कर रहे हो शोइंग्स, negotiations, answering the calls, और इसमें कोई परसेंटेज आपको ब्रोकर को भी देनी पड़ती है, जो हाँ। ब्रोकरेज तो जो कंपनी? कमीशन हमें मिलता है उसमें 5%, कुछ कुछ ब्रोकरेज आपको 100% रखने देते हैं, जहाँ पर आपको वो मंथली फी चार्ज करते हैं। फिर उसमें एडमिन फी होती है, मंथली फी होती है। कुछ ब्रोकरेज होते हैं आपका मंथली फी, एडमिन फी कोई नहीं होती, सिर्फ परसेंटेज होता है कि आप डील करेंगे तो आपको 5 to 10%, 15%, डिपेंड करता है, हर ब्रोकरेज का डिफरेंट पैकेजेस है। For part-timers, it makes sense for those brokerages where there's no monthly fee, there's no fixed cost, right? Because अगर आपने कोई डील ही नहीं की आपने, आप साल में एक डील कर रहे हैं, 2 डील कर रहे हैं, तो why to pay monthly? You just pay when you make the deal, right? लेकिन जो जो फुल टाइमर्स हैं, तो उनकी ज्यादा अच्छा है कि मैक्सिमम कमीशन मिले, वो ज्यादा डीले करते हैं, दे पे मंथली फीस, तो ज्यादा ज्यादा बेहतर है उनके लिए। ठीक है। तो लगा लें अगर $5 लाख का ऑन एवरेज अगर आप घर बेचते हैं तो उसमें आफ्टर डिडक्शन ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग रफली कितना परसेंटेज आपकी जेब में आता होगा, इफ़ यू आर ओनली रिप्रेजेंटिंग आइदर बायर और सेलर? So if I basically seller, so 1.5% लगा लें, तो 5 लाख का 1.5% बनता है तकरीबन 6,500, नहीं, 7,500, 7,500। ओके। माइनस उसमें स्टेजिंग अगर है, या माइनस उसमें 1% भी होता है, 5,000 to 1.5 रेंज है, राइट? डिपेंड करता है कि उसमें क्या। ठीक है। तो अगर 5,000 ले लें मिनिमम रेवेन्यू, एंड देन माइनस योर टाइम एंड एफर्ट, विच इज, इट डिपेंड्स, राइट? अगर अब अभी जो मैंने घर बेचा उसको 3 महीने से, 3 साढ़े 3 महीने हो गए, राइट? 3 महीने, तकरीबन 2.5 से 3 महीने हो गए, बिकॉज कॉन्डो मार्केट स्लो है, राइट? तो और उसमें फिर आपको वहाँ टेनर में बैठा हुआ है, उससे डील करना, शोइंग्स हो रही हैं, तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि आप लिस्टिंग करके छोड़ दिया, उसमें उसके बाद एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वर्क स्ट्रीम होता है, इसमें आपको कॉल्स आ रही हैं, एजेंट्स कॉल कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, टेनेंट्स के मसले हैं। इसके बाद देन आप उसमें फिर स्टेजिंग कराई है, तो स्टेजिंग के तकरीबन टिपिकली 1 बेडरूम के $1,500 लगते हैं, 1200 $1,500, राइट? डिपेंड, स्टेजिंग है नहीं है। फोटोग्राफी खिंचवाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं, तो उसमें 600 700 800 लग जाते हैं, मिनिमम बेसिक पैकेज, एंड देन मार्केटिंग, in boosting the ad and stuff। करेक्ट। तो तकरीबन अगर आप इन डॉलर वैल्यू कॉस्ट देखें, तो तकरीबन 1,500 से 1,500, तकरीबन 2,000, डिपेंड करता है स्टेजिंग है कि नहीं, राइट? स्टेजिंग है तो 2,000, स्टेजिंग नहीं है तो तकरीबन 800 से 1,000 डॉलर, मे भी 1200, डिपेंड करता है हम कितनी मार्केटिंग कर रहे हैं। जो टाइम स्पेंड है, उसमें डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम की वैल्यू कितनी लगाते हैं पर आवर, राइट? तो उसको उसको डिटरमिन करना इज अ वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज आई एम नॉट मेंटेनिंग द टाइम शीट एज अ लॉयर अकाउंटेंट, बट yeah, if I were to make a time sheet कि मैंने किस प्रॉपर्टी कितना टाइम स्पेंड किया, I might be able to give you the answer। करेक्ट, थैंक यू। चलें, लेट्स मूव टू द लास्ट स्टेज विच इज़, आप मुझे बताएंगे कि what are the challenges with regards to being a side having pros? तो बहुत आसान है कि आप साइड पे कर रहे हैं, आप साइड पे जो है एक दो डील कर लें तो यू कैन मेक विद एवरी डील $5,000 to $7,000, विच इज़ गुड। चैलेंजेस क्या हैं इसके इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन द साइड? चैलेंज में ये होता है कि जब साइट पे कर रहे हो तो यू आर नॉट कम्प्लीटली इनटू द मार्केट, आपको पता नहीं होता कि मार्केट में हो क्या रहा है। मैं तो खैर रोजाना की बेसिस पे मार्केट देख रहा होता हूँ, डेटा एनालाइज कर रहा होता हूँ, लिस्टिंग देख रहा होता हूँ, मार्केट में घूम रहा होता हूँ। अगर कभी कोई क्लाइंट नहीं भी है तो मैं खुद जाके घर देख रहा होता हूँ,
चाहे वो बैठ के कंप्यूटर पे या फिजिकल जाके, राइट? और इससे इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, तो जो आप फुल टाइम नहीं होते और पार्ट टाइम होते तो आपकी अपनी डे जॉब होती है, तो यू स्पेंड ऑल द टाइम देयर, आप उससे ज्यादा काम तो आपको मार्केट का आइडिया तो होता है, बहुत से लोग होते हैं जो कि अपने आप को अप टू डेट रखते हैं, बट इसमें जो क्लाइंट जो लिस्टिंग जो बायर होता है या सेलर होता है, वो आपसे पूछता है कि यार आप फुल टाइम कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो। जब फुल पार्ट टाइम कर रहे हो और आपको सही से जानता नहीं है, आपका दोस्त नहीं है, आपको भाई नहीं है, तो वो आप फिर आप खुद भी जब किसी को हायर कर रहे होंगे पार्ट टाइमर को, तो आप दो बार सोचेंगे कि यार ये काम कर पाएगा, डिलीवर कर पाएगा, नहीं पाएगा, राइट? और फिर इसमें ये होता है कि अगर आपको कभी बायर साइड पे काम कर रहे हैं, शोइंग करानी है, अब क्लाइंट आपको फोन कर रहा है दिन में, आप फोन ही नहीं उठा रहे बिकॉज आप तो जॉब पे है, फॉर एग्जाम्पल। तो मेरा फोन तो हर वक्त बचत है, ऑलवेज आंसर द फर्स्ट कॉल, राइट? तो उसमें डिपेंड करता है। तो चैलेंजेस इस तरह से होते हैं कि आप कैसे अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं टू दी मैक्सिमम, राइट? लोग करते हैं फिर भी, शाम में मैनेज करते हैं, वीकेंड से मैनेज करते हैं, मतलब इसमें अगर आप एफर्ट कर सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं, तो व्हाई नॉट, मतलब इसमें अम, कोई आपको रोक नहीं रहा। इस इंटायरली योर आपका अपने बंदे पे होता है कि आप उसको किस हद तक मैनेज कर सकते हैं विद फैमिली कमिटमेंट एंड विद द डे जॉब एंड विद द अदर स्टफ। Got it. Thank you, Junaid. This was helpful. Say that was the reason I wanted to bring you in because you're an expert in this area. By area, I mean being a real estate agent. You do a great job. So मुझे ये समझना था आपसे कि अगर किसी को साइट पे शुरू करना हो ये, तो वो क्या चीज़ें हैं जो उनको एटलीस्ट एज स्टार्टर सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए, एंड इवेंचुअली दे कैन गो एंड सर्च फॉर मोर डिटेल, स्पेशली सर आपने कहा वो हम्बर कॉलेज के थ्रू, बट दिस इज काइंड ऑफ अ गुड स्टार्टर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड, सो थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, पार्ट टाइम शुरू करें, और भी अगर काम चल जाए तो देन स्लोली ग्रेजुअली आप मूव कर सकते हैं फुल टाइम। मैं इट्स अ सबको ग्रेट। ये सब जो मुझसे पूछते हैं तो ये कहते हैं आप अबे आप एग्जाम दो पहले, पहले तो आप इस एग्जाम दो। दूसरा है कि इफ यू अगर आपने ये चीज अगर आगे फुल टाइम करनी है तो पहले आप पार्ट टाइम स्टार्ट करें, एग्जाम देके पार्ट टाइम स्टार्ट करें, देखेंगे आपके लिए वो है भी क्या, बिकॉज इसमें कम्यूट बहुत ज्यादा है, गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है, और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जो कि ऑफिस में बैठ के नहीं करने पड़ते। करेक्ट। नो, दिस इज़ ग्रेट पॉइंट विच इज़ के अगर आप बेशक फुल टाइम भी शुरू करना चाहते हैं तो एटलीस्ट उसको शुरू तो करें एज अ पार्ट टाइम, गेट द फील ऑफ इट, और फिर देखें कि दिस इज समथिंग कि आपको जो है इवेंचुअली आप इंजॉय कर रहे हैं, इट्स यू आर डूइंग वेल, एंड देन यू कैन मूव फुल टाइम इनटू इट। जी बिल्कुल। थैंक यू जुनैद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और आपको पहले भी मैंने बुलाया है पॉडकास्ट पे, लर्न अ लॉट फ्रॉम यू एज वेल, एंड विल कंटिन्यू टू ब्रिंग यू इन मोर एंड मोर। थैंक यू। थैंक यू वेरी